अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मुतालिया पाकिस्तान के जो लेक्चर्स मैंने आपको डिलीवर किए हैं उनके मुताबिक आपने अपनी तैयारी भी की होगी। आज जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 8 के हवाले से हम हाज़िर हुए हैं। और लेक्चर नंबर 8 के इस टॉपिक पर जाने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस रिवाइज़ कर लेते हैं। और प्रीवियस रिवाइज़ करवाने का मकसद ये होता है कि आपको चीज़ें रिफ़्रेश होती रहें, क्योंकि मुतालिया पाकिस्तान के स्टूडेंट जो हैं वो ज़ाहिर है तारीख़ के स्टूडेंट भी होते हैं। और हमारा ये चैप्टर वैसे ही तारीख़ पाकिस्तान पार्ट 2 के हवाले से हम पढ़ रहे हैं। इसमें आपको याद होगा कि हमने शुरू में जो फ़र्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट किया था तो उसमें हमने भुट्टो के इरा को डिस्कस किया था। भुट्टो ने जब इक़्तिदार संभाला तो उसने बहुत सारी रिफ़ॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाईं, जिसमें लेबर रिफ़ॉर्म्स थी, एग्रीकल्चरल रिफ़ॉर्म्स थी, और फिर हमने उनका इम्पेक्ट यानी असर पढ़ा जो सनत और कामर्स पर, तालीम पर, उसकी जो नेशनलाइज करने का अमल था उसका क्या असर हुआ। भुट्टो के बाद हमने देखा कि भुट्टो के बाद हमने जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर को पढ़ा। उसमें अफ़गानिस्तान में जो जहाद था उसको डिस्कस किया। मोहम्मद ख़ान जुनेजो जो वज़ीर आज़म थे, जिन्होंने 3 साल तकरीबन जनरल ज़ियाउल हक़ के साथ काम किया, उनको पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि जब जनरल ज़ियाउल हक़ का प्लेन क्रैश हुआ तो बेनज़ीर भुट्टो का इरा जो है वो आया। बेनज़ीर भुट्टो के 2 अदवार को हमने पढ़ा, पहला 1998 से 90 तक और फिर दूसरा 93 से 96 तक। और फिर नवाज़ शरीफ के इराज़ को पढ़ा, एज़ अ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के 2 इराज़ को हमने पढ़ा, जिसमें 1990 से 1993 तक और फिर 96 से 1999 तक। इन चीज़ों को हमने पढ़ा, उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको डिस्कस किया। और उससे पहले हमने ज़ियाउल हक़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था वो भुट्टो ने पेश किया 1973 में। उसकी कुछ क्लासेस पढ़ी, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs पर निशान लगाया। उसके बाद हमने देखा कि नवाज़ शरीफ का जो सेकंड इरा था उसमें टेक ओवर कर लिया था जनरल मुशर्रफ ने, परवेज़ मुशर्रफ ने, और नवाज़ शरीफ पर गद्दारी, हत्यारा अगवा केस का मुकदमा दायर किया और इस तरह उनको किसी भी पब्लिक अहदे के लिए नाअहल करार दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। आज जो हमारा टॉपिक है हम देखते हैं कि उसमें इंतखाबात 2002, आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर 7 में हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इस इक़दाम को जायज़ करार दिया और उनको ये कहा कि 3 साल के अंदर अंदर वो तमाम मामला ठीक करें और इंतखाबात करवाएं। अब उन्होंने इंतखाबात 2002 और बहाली जमहूरियत, यानी पहले डिक्टेटरशिप थी हमारे मुल्क में, जब 2002 के इलेक्शन हुए तो उसमें जो है हमारी जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी जो है वो बहाल हुई, क्योंकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इंतखाबात करवाए थे। हम इसकी रीडिंग करेंगे और रीडिंग करने के साथ साथ हम देखेंगे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शॉर्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको अंडरलाइन करेंगे और उसको फिर तैयार करेंगे। अब जब परवेज़ मुशर्रफ ने 2002 में इंतखाबात करवाए तो उसने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जितने भी मेम्बरान थे उनके लिए सबसे पहली शर्त ये लगाई कि ये तमाम मेम्बरान जो हैं वो ग्रेजुएट इनका होना लाजमी है, ताकि पढ़े लिखे लोग आगे आएँ और मुल्क का जो इंतज़ाम है वो चला सकें। तो उसने BA की शर्त तमाम मेम्बरान के लिए, कौमी और सूबाई असम्बली के जितने भी मेम्बरान थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ना था उनके लिए ये शर्त रख दी कि जो कैंडिडेट ग्रेजुएट होगा यानी BA पास होगा वही इंतखाब लड़ सकता है। तो पहला पॉइंट ये हमारे सामने आ रहा है जिसको हम रीड करते हैं। BA की शर्त। अक्टूबर 2002 में मुल्क में इंतखाबात मुनक्कद हुए। जनरल मुशर्रफ ने नवंबर 2002 में आइंदा 5 साल के लिए सदर ममलकत का हल्फ उठाया। पाकिस्तान में पहली बार कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार का ग्रेजुएट यानी BA पास होना लाजमी करार दिया गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लामहदूद इख्तियारात। अब मैंने आपको बताया था कि हमने जब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन पहले पढ़े हैं, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हमने, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, फिर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, तो उसमें हमारे पास कुछ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस थे। जैसे जो 62 का आइन था वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। उसमें हमने देखा कि सदर के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात थे। अब जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें ज़्यादा इख्तियारात अवाम के नुमाइंदे यानी वज़ीर आज़म के पास थे और वो कौमी असम्बली से जो है वो वोट लेकर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली या राय को वो तब्दील कर सकता था, किसी भी शिक को तब्दील कर सकता था। तो यहाँ परवेज़ मुशर्रफ ने उस आइन को तब्दील ना किया, लेकिन उसने एक
LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, फरवरी 2003 को वफाकी हुकूमत ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि लीगल फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्डर होता क्या है। लीगल फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्डर, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत मुशर्रफ ने अपने इख्तियारात में फिर दोबारा जो है इजाफा किया है प्रेसिडेंट के तौर पर। और वो इख्तियारात क्या थे कि कोई भी शिक जो है जो आने वाले वक्त में ज़रूरत के मुताबिक मुशर्रफ जो है बगैर किसी वोटिंग के डायरेक्ट तब्दील कर सकता था, उसको बदल सकता था, जिसके ख़िलाफ़ आगे हम जाकर पढ़ेंगे कि लोगों ने फिर एहतजाज करना शुरू किया कि ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा किसी भी सूरत में नहीं बन सकती। और फिर मज़े की बात ये कि मुशर्रफ ने अपनी पावर को उसमें इन्हांस किया। इसके साथ साथ उसने ये भी उसके अंदर एक पॉइंट डाला कि उस फैसले को जो वो मुशर्रफ एज अ प्रेसिडेंट लेगा उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिसमें एक ही शख्स के पास पावर आ रही थी, जिसको आगे हम जाकर पढ़ेंगे कि लोगों ने फिर उस पर एहतजाज भी किया। जिसके बाद सदर परवेज़ मुशर्रफ को गवर्नरों, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तकरीरी असम्बलियों की बरतरफी समेत लामहदूद इख्तियार हासिल हो गए। अच्छा, ये तो वो इख्तियारात हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं, इसके अलावा और बहुत सारे इख्तियारात उसको हासिल हो गए थे LFO की वजह से। अब LFO वजह तनाज़ा और इंतखाबात 2008 हमारा अगला टॉपिक है। LFO वजह तनाज़ा और इंतखाबात 2008। अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने देखें 1999 में टेक ओवर किया और 7-8 साल उसने हुकूमत कर ली उसी LFO की बुनियाद पर। अब 2008 में उसने दोबारा इलेक्शन करवाने का सोचा। तो LFO वजह तनाज़ा और इंतखाबात 2008 इसको हम पढ़ते हैं। LFO हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुतनाज़ा बन गया। मतलब मुतनाज़ा मीन उस पर उनका कंट्राडिक्शन शुरू हो गई, तज़ाद शुरू हो गया, इत्फाक नहीं हो रहा था दोनों अपोजिशन का और हुकूमती पार्टी का। इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने अपनी भरपूर कोशिशों से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तामुन की राह हमवार की। 2003 में ARD अपोजिशन जमातों का एक अलायंस था, ARD के नाम से, ने महंगाई, बेरोज़गारी, मनपसंद अफराद के कर्ज़े माफ़ करने, मुशर्रफ हुकूमत की दाखिली और ख़ारजी दोनों महाज़ों पर, यानी दाखिली तौर पर, इंटीरियर तौर पर और जो हमारा फ़ॉरेन पॉलिसी होती है उस पर, दोनों महाज़ों पर नाकामी की वजह से एक वाइट पेपर शाया किया। ये वाइट पेपर जो होता है ये एक रिपोर्ट का नाम है जिसके अंदर आप उस दौर की या कुछ सालों की कारकर्दगी लिखते हैं, किसी भी हुक्मरान की, किसी भी चीज़ की, किसी भी, मतलब वो छोटे पैमाने पर भी हो सकती है, बड़े पैमाने पर, कोई भी रिपोर्ट जो है वो वाइट पेपर के नाम से आप उसको कॉल कर सकते हैं। 1 जनवरी 2004 को अंडरलाइन करें इसको, कौमी असम्बली ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ का फिर सदर मुंतखब कर लिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर जनवरी 2008 में इंतखाबात का ऐलान इस शर्त के साथ किया कि पहले मौजूदा असम्बली तहलील होने से कबल इन्हें फिर अगले बरस के लिए सदर मुंतखब करे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ अगले 5 साल के सदर मुंतखब हुए, यानी अभी इलेक्शन करवाए नहीं है, इलेक्शन होने से पहले उन्होंने ये शर्त रख दी कि जो मौजूदा असम्बली है ये मुझे सदर मुंतखब कर ले अगले 5 साल के लिए, और जो नई हुकूमत बनेगी उसमें भी मैं ही सदर रहूँगा। उन्होंने फरवरी 2008 में इंतखाबात करवाए। इन इंतखाबात का नतीजा ये निकला कि मुस्लिम लीग काफ अक्सरियत हासिल ना कर सकी, यानी जिस पार्टी को सदर परवेज़ मुशर्रफ सपोर्ट कर रहा था कि ये मेंबरान सेलेक्ट होकर नेशनल असम्बली में आएंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट, वो पार्टी जिसको लीड कर रहे थे ये जो चौधरी बरादरान हैं आपके, परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात, ये लोग उस काफ लीग को लीड कर रहे थे। ये बुरी तरह नाकाम हुई, इनको वोट नहीं मिले और ज़्यादा वोट मिले पीपल्स पार्टी को। आपको याद होगा कि ये उस दौर की बात है जब बेनज़ीर भुट्टो बाहर से आई थी और कराची में वो इस्लामाबाद में जो है वो जलसा आम से खिताब करने के बाद जो है वहाँ से निकली तो उनको वहाँ गोली मारकर शहीद कर दिया गया था और बहुत ज़्यादा एजिटेशन हुई थी। उसके बाद ये इंतखाबात हुए थे और इस इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को फिर बहुत ज़्यादा वोट मिले और पीपल्स पार्टी के जो नामज़द उम्मीदवार थे सैयद यूसुफ ज़ा गिलानी, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, और जो जरदारी थे, जरदारी आसिफ अली जरदारी जो बेनज़ीर भुट्टो के हस्बैंड थे, वो एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर सामने आए। तो 2013 के इंतखाबात से पहले तक 5 साल इस पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की पाकिस्तान पर, जिसका जिक्र आगे हमें नहीं मिलता। हो सकता है कि आने वाले सेशंस में या किताबों में वो चीज़ शामिल कर दी जाए। उसके बाद 2013 में जब इंतखाबात हुए तो मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ
तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने, जिनको बहुत ज़्यादा भारी अक्सरियत से लोगों ने सिलेक्ट किया था। और आपने देखा होगा कि अब आजकल जितने भी बड़े बड़े मंसूबे आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे मुस्लिम लीग दौर के ही थे। एनर्जी क्राइसिस को काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया और बहुत सारी चीज़ों पर उनकी कमांड एंड कंट्रोल अच्छा रहा। बाकी अच्छी बुरी चीज़ें सब गवर्नमेंट्स में होती हैं। तो यहाँ तक आपका जो एक टॉपिक था छोटा सा परवेज़ मुशर्रफ के इंतखाबात से रिलेटेड वो ख़त्म हो गया। इसमें जो बीए की शर्त वाला एक क्वेश्चन है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि परवेज़ मुशर्रफ ने बीए की शर्त किस इलेक्शन में आयद की। यकीन उम्मीदवारों के लिए बीए की शर्त आयद की गई, तो बीए पास होने की शर्त। तो ये आपने उसका आंसर लिखना है। ये आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, जो बुक आपने ली है, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ले ली है नोट्स, उनको मिल जाएगी, और कुछ जो है वो फिर बुक से भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वह जनरल परवेज़ मुशर्रफ का रोशन ख्याली का नज़रिया। रोशन ख्याली का नज़रिया जो है, इसमें हम पहले देखते हैं कि एनलाइटमेंट होती क्या है। एक मॉडरेट, जिसको आप कहते हैं, आम ज़बान में मॉडरेशन का मतलब होता है म्याना रवि इख्तियार करना, यानी किसी भी चीज़ में आप एक्सट्रीम नहीं हो सकते बल्कि मॉडरेशन इख्तियार करें। जैसे पाकिस्तान में कुछ लोग जो है वो इस्लाम के नाम पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म शो कर रहे थे, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो था इसका, क्योंकि ये इसके जो ख्यालात थे वो तुर्की के जो हुक्मरान थे, एक मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, उससे मिलते जुलते थे। वो जो हुक्मरान था उसके बहुत सारे नज़रियात जो थे उसने वो यूरोप से लिए थे, और टर्की जो है उसका एक जो साइड है वो यूरोप के साथ भी लगती है। तो उसने जब अपने दौर हुकूमत में टर्की के लोगों को बहुत ज़्यादा आज़ादी दे दी, हालांकि टर्की इस्लामी मुल्क है, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस्लाम के अगेंस्ट थी वो हमें देखने को मिली, जिनको अब आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे होंगे कि जो अब उसके तैयब अर्दोआन जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो कुछ चीज़ों को दोबारा बेहतर कर रहे हैं। काफ़ी अरसे से उनकी हुकूमत है, कोई दूसरा तीसरा टेन्योर उनका चल रहा है। तो यहाँ पर भी इसी तरह का नज़रिया परवेज़ मुशर्रफ इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे, जिससे उन्होंने मीडिया को बहुत ज़्यादा आज़ादी दे दी। टेलीविज़न्स के जितने भी चैनल्स खुले उनके दौर में खुले, आप लोग देखते हैं हम टीवी और इस तरह के जियो एंटरटेनमेंट और इस तरह के बहुत सारे और चैनल्स जो थे उनको लाइसेंस दिए, जिससे मुल्क में फहाशी का जो एक एलिमेंट था वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रिवेल कर गया। तो पॉलिटिकल जो कंसेप्ट ऑफ इनलाइटमेंट जो परवेज़ मुशर्रफ का था वो यही था कि हद से ज़्यादा आज़ादी दे देना, और जो है लोगों को इंटरटेनमेंट की, सैर व तफरीह के हवाले से और दूसरी चीज़ों में वो मतलब आज़ाद थे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हमारे सामने आ गई जो इस्लाम के उसूलों के मुनाफी थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का रोशन ख्याली का नज़रिया, अब हम इसको पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग बना लेंगे इसको शॉर्ट क्वेश्चन को। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार में आने के बाद रोशन ख्याली का नज़रिया पेश किया, जो कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नज़रिया से मुतासर होकर अपनाया गया था। इस नज़रिए के तहत उन्होंने तलीमी निसाब में कुछ तब्दीलियाँ मुतारिफ़ कराईं, मगर उलमा कराम ने इसकी मुखालफत की। अखबारात और रसायल पर पाबंदी हटाई, जिसकी वजह से बहुत से निजी टेलीविज़न चैनल मुतारिफ़ हुए। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक खातून डॉक्टर शमशाद अख्तर को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर बनाया गया। हुकूमत ने एयरफोर्स, इसको अंडरलाइन करते जाएँ, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में भी आता है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक खातून डॉक्टर शमशाद अख्तर को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर बनाया गया। हुकूमत ने एयरफोर्स में पहली बार फ्लाइंग फाइटर की हैसियत से ख़वातीन को शामिल किया। कौमी और सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के अलावा इनकी जनरल नशिस्तों पर इंतखाब लड़ने की इजाज़त दी गई। ये जो पॉइंट है इसको समझने की ज़रूरत है। इससे पहले ये होता था कि जो हमने पीछे भी पढ़ा, ज़िले हुकूमत और दूसरी हुकूमती जो होती है तहसील हुकूमत, उसमें ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें होती थी 33%। उसके अलावा वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्या कहा है कि मखसूस नशिस्तें तो उनकी सो हैं पार्टी बेस, लेकिन इसके अलावा वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी किसी भी हल्के से एक खातून जो है वो इलेक्शन लड़ सकती थी। तो ये एक अच्छा इक़दाम था ताकि ख़वातीन की नुमाइंदगी असम्बलियों में हो। ख़वातीन को बैंकों से आसान शराइत पर बगैर किसी ज़मानत के छोटे कर्जे दिए गए। सुबह पंजाब में अहम शहरात पर रोड्स, यानी कि बड़ी बड़ी जो रोड्स थी, उन पर ख़वातीन को ट्रैफिक वार्डन भर्ती किया गया। फ़ौज में ख़वातीन के लिए बराह रास्त कमीशन रखा गया। पहले उनकी मखसूस सीट्स होती थी आर्मी में, फिर बराह रास्त कमीशन के जैसे नौजवान कमीशन लेते हैं, कमीशन ऑफिसर्स बनते हैं, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, तो इनको भी उसमें हिस्सा दिया गया। आगे जो आपका टॉपिक है, मुशर्रफ दौर में निजकारी और संतों का क़याम। इससे अगला जो टॉपिक है
ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी, इसको आप ज़रा जहन में रखिएगा। जब मुस्लिम का रोशन ख्याली के नज़रिए में ये जो आपने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ख़ातून डॉक्टर शमशाद अख्तर को स्टेट बैंक का गवर्नर, और ये लाइंस आपने यहाँ तक इजाज़त दी गई तक करना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद मुशर्रफ दौर के हुकूमत में निजकारी और सनतों का क़याम। आपको याद होगा कि इस चैप्टर के अंदर हमने पहले नेशनलाइज होना पड़ा था भुट्टो के दौर में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो में चीज़ें क्या हुई, नेशनलाइज हुई, लोगों से ले ली गवर्नमेंट ने अपने कब्ज़े में। उसके बाद हमने नवाज शरीफ के दौर में निजकारी का एक वर्ड पढ़ा था कि निजकारी कमीशन कायम किया। मुशर्रफ दौर में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये हुकूमतें ये समझती थी कि जब तक प्राइवेट लोग बिज़नेस सेक्टर में नहीं आएंगे उस वक्त तक मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि इससे एक तो ख़जाने पर बोझ कम होता था, दूसरा डायरेक्ट टैक्सेस लेकर वो ख़जाने को बेहतर कर सकते थे प्राइवेट फर्म से, प्राइवेट फैक्ट्रीज से और इस तरह। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो निजकारी हुई उसमें सनतों का क़याम जो है ये टॉपिक है, इसको ज़रा देखें आप। जनरल परवेज़ मुशर्रफ से पहले भी बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के दवारे हुकूमत में निजकारी का अमल होता रहा, जिसका मकसद गुर्बत का खात्मा, बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी था। मुशर्रफ शौकत अजीज़ दौर हुकूमत में, शौकत अजीज़ जो वज़ीर आज़म रहे मुशर्रफ दौर में, उनकी बात हो रही है। हुकूमत में निजकारी को गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगी और समाजी बहबूद पर खर्च किया गया। दिसंबर 2004 में हबीब बैंक को, इसको अंडरलाइन कर लें, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में, इंपॉर्टेंट। हबीब बैंक को सिर्फ 22 बिलियन रुपए में बेच दिया गया और यूबीएल को सिर्फ 13 बिलियन रुपए में बेच दिया गया। निजकारी कमीशन ने पीटीसीएल के 26% हिस्से यानी शेयर्स दुबई की एक कंपनी इत्सलात के हाथों फ़रोख्त कर दिए। मीरपुर माथेलो की पाक सऊदी फर्टिलाइज़र को सिर्फ 8 बिलियन रुपए के एवज़ फ़रोख्त कर दिया गया। मुल्तान की पाक फर्टिलाइज़र को 13 बिलियन रुपए में बेच दिया गया। सबसे बड़ी सरकारी फैक्ट्री पाक अमेरिकन फर्टिलाइज़र को सिर्फ 16 बिलियन रुपए में बेच दिया गया। मुशर्रफ, शौकत अजीज़ और हुकूमत ने निजकारी के $2.5 बिलियन सिर्फ एक साल के अरसे में कमाए। तो ये तमाम अंडरलाइन कर लें, इसमें ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, लेकिन जो बैंक्स की निजकारी हुई है उसका एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा, वो आपने लर्न करना है। आगे नई सनतों का क़याम। अच्छा, मुशर्रफ दौर में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मुशर्रफ दौर में नई सनतें बहुत सारी लगी, जिसमें आपकी ये जो मोटरसाइकिल्स की सनत है इसने बड़ी तरक्की की। इससे पहले मुझे याद है कि 2005-4 तक CD70 जो थी वो एक बाइक होती थी, और उस बाइक की प्राइस जो मैंने बाय की थी उस वक्त मुझे याद है वो 72,000 रुपीज़ थी। 72,000 की मैंने बाय की थी। उसके बाद उस CD का एक जो है 70cc का एक तूफ़ान आ गया पाकिस्तान में, इतनी कंपनीज आ गई, यूनाइटेड, जिमको और पता नहीं किस किस नामों से। 70cc बाइक थी वो, और अपने अपने नामों से कुछ लोगों ने बनानी शुरू कर दी। कुछ हैदराबाद में बनने लगी, लाहौर में बनने लगी, और इस तरह बहुत सारे प्लांट्स उनके लग गए, जिससे वो जो CD70 इक्वल टू CD वो तकरीबन 30 to 35,000 रुपीज़ में उस वक्त मिल जाती थी। और फिर CD ने भी अपने रेट कम किए और आम आदमी की, गरीब आदमी की पहुंच में मोटरसाइकिल जो थी वो आसानी से आ गई, और छोटे छोटे बच्चे भी मोटरसाइकिल लिए फिरते हैं, क्योंकि वो 8-10 हज़ार में आपको सेकंड हैंड मोटरसाइकिल भी मिल जाती है। तो सनतों का एक जाल था वो मुशर्रफ दौर में इंट्रोड्यूस हुआ, और ये उसका एक अच्छा, मैं समझता हूँ कि इकदाम था, जिससे लोगों को रोज़गार भी मिला और इंडस्ट्री ने तरक्की भी की। मुशर्रफ दौर हुकूमत में मुल्क में कई नई सनतें भी कायम की गईं, जिनमें मोटर गाड़ियों की तैयारी की सनत, मोटरसाइकिल बनाने की सनत, चीनी बनाने की सनत, केमिकल की सनतें, बुनियादी ज़रूरियात का सामान बनाने की सनतें, सामान बराए बिजली की सनतें, सीमेंट की सनत और फौलाद साजी की सनत काबिल ज़िक्र हैं। अब इस निजकारी के असरात डेफिनेटली, जैसे हमने वहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पढ़ा था, यहाँ पर भी पढ़ेंगे कि निजकारी के जो असरात थे वो मस्बत भी हो सकते हैं और मनफी भी हो सकते हैं। पहले मस्बत पढ़ लेते हैं। निजकारी से हुकूमत की आमदनी में इजाफा होता है, हुकूमत पर इदारों को चलाने का बोझ कम हो जाता है, निजी शोबे की हौसला अफजाई होती है और मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा होता है। यहाँ भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। और कारखानों में बेहतरीन अशिया बनती हैं, मुलाजमीन के काम करने की तादाद में इजाफा होता है। मनफी असरात भी इसी तरह ही हैं। निजकारी से बेरोज़गारी में इजाफा होता है। ज़ाहिर है, जब आप कोई चीज़ निजकारी के अमल से गुजरेगी तो एक फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को कम किया जाएगा ताकि फैक्ट्री पर बोझ कम हो, उससे बेरोज़गारी बढ़ती है, और बहुत से मुलाजमीन अपनी जॉब्स जो होती हैं उनसे हाथ भी धो बैठते हैं। इससे मुल्की सरमायाकारी और ज़ाती सरमाया में इजाफा होता है। ज़ाहिर है, मुल्क का कैपिटल कम होगा और जो ज़ाती इनफरादी जो इनकम है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। इससे अशिया की कीमतों में इजाफा होता है। निजकारी से बाकी रह जाने वाले मुलाजमीन में बेइत्मीनानी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पाया जाता है।
अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास से मतलब क्या कि किसी टाइम भी हमें निकाल देंगे, किसी टाइम भी हमें निकाल देंगे, इस तरह के जो थ्रेट्स हैं वो बेचारों के जहन में रहते हैं। तो यहाँ पर जो है हम आज का अपना टॉपिक जो है वो एंड करते हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वही आपका डायरी है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बीए की शर्त वाला हो गया, दूसरा एलएफओ वजह तनाज़ा हो गया, तीसरा आपका इनलाइटमेंट वाला क्वेश्चन हो गया जो मैंने अंडरलाइन करवाया था, चौथा आपका हबीब बैंक और जूबी अल की निजकारी वाला हो गया, पाँचवा आपका निजकारी के असरात और मस्बत और मनफी असरात उसके हो गया। ये टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक के आपने लर्न करने में, आपको डायरी लिख देता हूँ। 1 to 5 शॉर्ट क्वेश्चन लर्न एंड आरपी, ये आप लोगों की डायरी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 के साथ मिलेंगे।